हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम पॉइंटर्स डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड सितंबर 9। पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। इंडिया की पहली स्टडी हुई है टील कार्बन पे। कहाँ पे? कोलाडियो नेशनल पार्क में। तो पहले ये पार्क डिस्कस करते हैं, ये कहाँ पे है, उसके बाद ये टील कार्बन क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। अब केवलादेव नेशनल पार्क जो है ये लाई करता है हमारा राजस्थान में, और इसका दूसरा नाम है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ठीक है। और इंपॉर्टेंट रिवर जो इससे फ्लो करती है उसका नाम है गंभीर रिवर, और गंभीर रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है बाणगंगा रिवर। इन दोनों का ओरिजिन जो है राजस्थान में ही होता है, वो यहाँ से फ्लो करती है। अभी जो गंभीर रिवर है ये पहले परीनियल रिवर थी, अब ये क्या हो गई, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो गई सीजनल, जिसकी वजह से काफ़ी वाटर स्कैसिटी हुई थी, जिसकी वजह से जो हमारा केवलादेव नेशनल पार्क था इसमें वाटर का बहुत क्राइसिस हो गया था। तो यहाँ बर्ड्स वगैरह आना भी कम हो गई थी बीच में। ठीक है। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है गंभीर रिवर में, क्योंकि गंभीर रिवर एक हमारी एमपी में ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश में, और दूसरी हमारी राजस्थान वाली है। ठीक है। तो राजस्थान वाली से फ्लो करती है, और गंभीर जो एमपी वाली है ये जाके मिलती है शिप्रा रिवर से, जो कि फिर जाके मिलती है चंबल रिवर से, चंबल फिर जाके मिलती है हमारी यमुना रिवर से। ठीक है। इवन ये जो गंभीर रिवर है राजस्थान वाली, ये भी जाके यमुना रिवर में ही ड्रेन करती है फाइनली। ठीक है। और क्या है कि केवलादेव नेशनल पार्क और उड़ीसा की जो चिल्का लेक है ये हमारे इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट्स थी। ठीक है। फिर केवलादेव नेशनल पार्क प्लस लोकटक लेक, ये कहाँ पे है? ये मणिपुर में। ठीक है। ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की साइट्स हैं। अब मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है? ये बेसिकली रामसार साइट के एडिशन में रखा जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या आता है? लिस्ट ऑफ इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स। ठीक है। जिनके इकोलॉजिकल करेक्टर में चेंजेस आ चुके हैं, आर अकरिंग या आर लाइकली टू अकर। ठीक है। मतलब या तो होने वाले हैं या आ चुके हैं। अब किसी वजह से भी आए हों, चाहे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से आए हों, पोल्यूशन की वजह से आए हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से आए हों। ठीक है। तो उनकी लिस्ट मेंटेन की जाती है। तो इंडिया की सिर्फ 2 साइट्स हैं यहाँ पे। ठीक है। तो हमें याद रखना है। अब देखो टील कार्बन डिस्कस करने से पहले हम ऑर्गेनिक कार्बन और इनऑर्गेनिक कार्बन में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है ये बेसिकली आपने पहले भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि CH बॉन्ड्स बेसिकली कंटेन करते हैं, एंड दे प्राइमरली अगर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इवन उनके डेड एंड डिकेइंग मैटर में भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे ग्लूकोज हो गया, मीथेन हो गया, इवन हमारा DNA हो गया, प्रोटीन हो गया। ये एसेंशियल फॉर लाइफ है एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। और इनऑर्गेनिक कार्बन क्या हो गया? यूजुअली इसमें CH बॉन्ड्स नहीं होते हैं, बट हो भी सकते हैं। ठीक है। और ये प्राइमरली अगर करते हैं नॉन लिविंग सोर्सेज में, जैसे हमारा मिनरल हो गया, ओर्स हो गए, एग्जाम्पल हो गया कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, CO2, ये सब। ठीक है। वैसे तो ये दोनों ही कार्बन साइकिल को कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन और इनऑर्गेनिक कार्बन दोनों ही कार्बन साइकिल को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखो जो हमने ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का डिफरेंस देखा, ये बेसिकली ट्रेडिशनल डिफरेंस है कि ट्रेडिशनली कुछ कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक बोलते थे जो कि अगर करते थे लिविंग थिंग्स में। ठीक है। और रेस्ट को हम बोलते थे इनऑर्गेनिक। तब क्या होता था कि तब हम सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना नहीं पाते थे, बट अब हम सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। अब पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? यूरिया था। तो अब कार्बन को हम और तरीके से क्लासीफाई करते हैं। अब बेसिकली इसके लिए हमने कलर क्लासिफिकेशन बना रखा है, और ये कलर हमने उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से नहीं दिया है, ये उसके फंक्शनल एस्पेक्ट की वजह से दिया है, जिस लोकेशन पे अकर करता है उसके वजह से दिया हुआ है। ठीक है। तो ये देखते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो पहला जो है वो हमारा है ब्लैक कार्बन। अब ये किससे एसोसिएटेड है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। अब देखो कोल जो होता है ये भी हमारा फॉसिल फ्यूल है, और ये ब्लैक कलर का होता है। तो ऐसे याद रख लो, जो कोल से निकला वो हमारा ब्लैक कार्बन हो गया। ठीक। या फॉसिल फ्यूल से निकला। अब ग्रे कैसे याद करना है कि जो चिमनीज होती हैं इनमें से जो स्मोक निकलती है वो थोड़ी ग्रे कलर की होती है। तो इंडस्ट्रियल एमिशंस जो हो गए वो ग्रे कार्बन से एसोसिएटेड हो गए। अब ब्राउन का याद करना है, तो देखो जो काऊ डंग के केक्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। तो उससे याद कर लो कि जो ऑर्गेनिक मैटर के इनकम्प्लीट कंबशन से जो रिलीज होता है वो होता है हमारा ब्राउन कार्बन। अब देखो रेड कार्बन कैसे याद होगा कि स्नो पे कभी कभी एक क्या होता है, एक एल्गी लग जाता है रेड कलर का, जो क्या करता है उसका एल्बेडो कम कर देता है, तो इसकी रिफ्लेक्टिंग पावर कम हो जाती है स्नो की, तो स्नो मेल्ट करने लगती है। तो ये बहुत बार आर्टिकल आता है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। ठीक है। तो ऐसे हमें याद रखना है कि रेड कार्बन जो है वो है कार्बन रिलीज बाई बायोलॉजिकल पार्टिकल्स ऑन स्नो। ठीक है। जैसे ये एल्गे है वैसे कुछ और भी हो सकता है। ठीक है। अब ये जो हमारा ब्लैक, ग्रे, ब्राउन और रेड कार्बन है ये सब कार्बन के रिलीज से रिलेटेड है कि कहाँ से कार्बन रिलीज हो रहा है। ठीक है। और ये जो हमारे पर्पल, ब्लू, टील और ग्रीन कलर के जो कार्बन है ये कार्बन का स्टोरेज या कार्बन के कैप्चर से रिलेटेड है। ठीक है।
तो देखो नीचे से याद करते हैं। पहला जो ग्रीन कार्बन है, ये कार्बन किस में स्टोर होता है? जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, मतलब जो लैंड पे जो प्लांट्स है वो जो स्टोर कर रहे हैं उसे बोलते हैं ग्रीन कार्बन। अब टील क्या होता है? टील बेसिकली ब्लू और ग्रीन के बीच में जो कलर होता है उसको बोलते हैं टील। अब यही जो है इसी के बारे में आर्टिकल में दे रखा था। ये बेसिकली जो फ्रेश वाटर वेटलैंड होते हैं उसमें जो स्टोर होता है कार्बन उसको बोलते हैं टील कार्बन, ठीक है। अब ब्लू जो है ये एसोसिएटेड है ओशियन के जो प्लांट्स स्टोर करते हैं या फिर ओशियन में जो सेडिमेंट्स होते हैं वो स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं ब्लू कार्बन। बस तुम्हें पर्पल वाला याद करना है कि जो हमने एयर या इंडस्ट्रियल एमिशन से जो कैप्चर किया ना कार्बन, उसको बोलते हैं पर्पल कार्बन। तो बस तुम्हें पर्पल याद करना है, बाकी मैंने याद करा दिया है, ठीक है। अब देखो टील कार्बन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये एसोसिएटेड है फ्रेश वाटर वेटलैंड से, ठीक है। अब फ्रेश वाटर यूजुअली कहाँ अकर करता है? इनलैंड एरियाज में अकर करता है। तुम्हें याद रखना है कि टील कार्बन जो है ये कार्बन स्टोर्ड इन फ्रेश वाटर वेटलैंड्स इन इनलैंड एरियाज, ठीक है। अब इसमें ये लिखा है कि नॉन टाइडल, तो इनलैंड का मतलब क्या हो गया? जो किनारे जो टाइडल रीजन होते हैं उसमें ना हो, बीच में कहीं पे हो, ठीक है। बस इतना ही आर्टिकल में दे रखा था। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्लेम किया है कि ईरान ने रशिया को फाद 360 मिसाइल भेजी है। इसका या फिर दूसरा नाम है फतेह 360 मिसाइल। अब ये क्या है? एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑलरेडी ये 2 दिन पहले ही मैंने बाजीराम पॉइंटर्स में बताया था कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स होते क्या हैं, ठीक है भाई, इतना ही काम का है। अब बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार मरकरी के साउथ पोल को ऑब्जर्व किया है, जिससे हमें क्या पता चलेगा? इसके इवोल्यूशन के बारे में पता चलेगा, इसका केमिकल कंपोजिशन के बारे में पता चलेगा। अब ये मिशन किसका है? ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा जापान की जो स्पेस एजेंसी है, इन दोनों का मिला जुला मिशन था। अब ये बेसिकली ऑर्बिटर मिशन थे दोनों। ऑर्बिटर का मतलब क्या हुआ? ये हमारा प्लैनेट है तो इसके अराउंड घूमते थे ऑर्बिट में और फिर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो बस इतना जान लो कि प्लैनेट को ऑब्जर्व करते थे, इसके मैग्नेटोस्फीयर को ऑब्जर्व करते थे। अब एक चीज़ और है कि जो हमारा मरकरी है इसके पास थिन बहुत पतला सा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यूजुअली होना नहीं चाहिए क्योंकि सन बहुत पास में है जो कि अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड से इसको रप्चर कर देता है, इसकी ग्रेविटी को। बस फिर भी इसके पास है और ये हमारा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ये एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, मतलब सिलिकेट रॉक्स का बना हुआ है। अब मरकरी जो है इसके अंदर की जो आयरन ओर है ना, ये इसके वॉल्यूम का 85% ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। अब ये क्या है? धीरे धीरे ठंडा होता है। तो ठंडा होने की वजह से क्या हो रहा है? प्लैनेट जो है ठंडा होने से क्या हो रहा है? ये जो प्लैनेट है ये धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है। अब देखो क्योंकि ये सन के बहुत पास है तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड जो है ना, मतलब ये ऑर्बिट सन को ऑर्बिट करने की जो स्पीड है, मतलब जो रिवॉल्यूशन स्पीड है, ये बहुत हाई है। 88 डेज में ये पूरा एक चक्कर लगा लेता है। लेकिन जो इसकी रोटेशन स्पीड है, मतलब जो खुद घूमता रहता है उस पर, ये बहुत स्लो है, ठीक है। ये याद रख लो, बस इतना ही फैक्ट याद रख लो, बहुत है। ये मैप पे देख लेते हैं एक बार। यूक्रेन का पोल्टावा रीजन न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रशिया ने मिसाइल स्ट्राइक किया जिसमें ऑलमोस्ट 50 लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। तो हमें ये पोल्टावा रीजन याद रखना है कि ये यूक्रेन का है। ऑलरेडी मैं रशिया के कुर्स्क रीजन को बहुत बार बता चुका हूँ। रशिया का कुर्स्क रीजन कौन सा था? जिस पर यूक्रेन ने अटैक किया था, ठीक है। अब देखो करक्यूमा तो मैं बोल लूँगा, ये मैं नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखो यहाँ जो करक्यूमा लिखा है ना, ये आता है करक्यूमिन से। अब करक्यूमिन किस में मिलता है? ये नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होता है जो कि मिलता है हमारा टर्मरिक में, ठीक है। इसी की वजह से जो टर्मरिक है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है, जो हल्दी होता है हमारा। तो कभी भी कोई भी वर्ड अगर करक्यूमिन से रिलेटेड सुनाई दे तो समझ लेना कि वो रिलेटेड है टर्मरिक फैमिली से, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक चीज़ दी हुई है कि राइजोमेटस हर्ब। अब देखो राइजोमेटस हर्ब क्या होते हैं या फिर राइजोम क्या होता है? राइजोम बेसिकली जो जैसे मान लो ये हमारा ग्राउंड है, इसके नीचे जो स्टेम होती है ना उसको बोलते हैं राइजोम। जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है उसको बोलते हैं राइजोम, ठीक है। और एग्जांपल कैसे हो गया? जैसे जिंजर हो गया, जिंजर भी देखो अंडरग्राउंड ही ग्रो करता है। और हमारा ये टर्मरिक हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है? राइजोम के अंदर, राइजोम स्टेम में क्या होता है? स्टार्च होता है और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक। ये प्लांट को हेल्प करते हैं टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस। तो ये आर्टिकल ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट करक्यूमिन जो है ये याद रखो और राइजोम क्या होता है ये बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट चल। अब देखो कावासाकी नाम की बाइक भी सुनी होगी तुमने। तो बेसिकली ये जापान का रीजन है जहाँ पे पहली बार डिटेक्ट हुई थी डिजीज़। कोई काम की डिजीज़ नहीं है। बेसिकली इन्होंने आर्टिकल में ये बताया है कि कोविड-19 के बाद ये काफ़ी लोगों में देखी जा रही है, जिसमें क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ब्लड वेसल्स को अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई काम का नहीं है। अब सुगम्य भारत ऐप जो है ये प्रीलिम्स के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेंस में तुम क्या कर सकते हो? इसे जीएस पेपर 1 में वल्नरेबल सेक्शन करके आता है, उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैसे? इसको तुम एग्जांपल के तौर पे दे सकते हो कि इस पे जितने भी केसेस रजिस्टर हुए थे उसमें 75% केसेस जो है रिजॉल्व हो गए, ठीक है। ये काफ़ी बेटर है
ये काफ़ी अच्छा है इन कंपैरिजन टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब इसमें करते क्या है कि बेसिकली कोई भी पब्लिक प्लेस है, अगर वो इनएक्सेसिबल है तो आप क्या करो, उसकी पिक लेके सेंड कर दो इस पोर्टल पे, तो फिर क्या होता है, उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दी जाती है, ठीक। अब इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। इतना ही याद रखना है बस। और इसको तुम उसमें भी यूज़ कर सकते हो, जीएस पेपर 3 में, साइंस एंड टेक में, टेक्नोलॉजी में, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखो ये आर्टिकल क्या है, ये काम का कुछ नहीं है, ना ही ये अवार्ड हमारे कुछ काम का है। बस इतना जान लो कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है ये 2019 में लॉन्च हुआ था। किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने किया था। और ये बेसिकली क्या करता है कि पार्टिकुलेट मैटर में रिडक्शंस लाओ और एयर पॉल्यूशन कम करो इन सिटीज़। कितनी सिटीज़ में, 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली पॉल्यूशन के टारगेट्स अटेन नहीं किए हैं। अब इनका डेटा कहाँ अपलोड होता है, इनका डेटा अपलोड होता है प्रन पोर्टल में, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी नहीं है, बस इतना जान लो कि प्रन पोर्टल को एडमिनिस्टर कौन करता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। बस इसी के बेसिस पे, जो प्रन पोर्टल पे डेटा होता है, इसी के बेसिस पे अवार्ड मिलता है ये, बस और कुछ काम का नहीं है।